साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरीके का आप थंब देख रहे हैं, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं। बाराबंकी ज़िले से ये लड़का चला था और लखनऊ है। लखनऊ आके हिंद टुडे न्यूज़ एक चैनल है, उसका सेटअप किया। क्या संघर्ष रहा, कौन सी आइडियोलॉजी इनको आगे लाई, इस पर हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। सर कैसे देखते हैं खालिद मियाँ लखनऊ से बाराबंकी का सफ़र या बाराबंकी से लखनऊ का सफ़र, क्योंकि अब तो अप डाउन होता होगा। पहले तो आपके चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पर बात करने की जहमत की। सफ़र तो बड़ा इंटरेस्टेड था, बहुत ही कांटों भरा सफ़र रहा। बाराबंकी से चलकर लखनऊ में आके बैठना, और जब शुरुआती दौर में बैठे तो कोई ख़ास सहारा नहीं था। ऐसे से हालात से गुजरे हैं कि शायद अगर आपके कैमरे पर बताएं तो लोग उस बात को मानेंगे नहीं बता सकते। बाराबंकी से निकलने के बाद में जब हम लखनऊ पहुँचे तो पहले खुद रिपोर्टिंग करते थे, कभी जो है घंटाघर की तरफ निकल गए अकेले। हमारा एक साथी, उसका बड़ा सहयोग रहा शुरू में, अनुराग यादव का, इटावा का है वो। तो कभी हम दोनों लोग निकल गए, कभी वो नहीं रहा तो YM का कॉम्बिनेशन था क्या? नहीं, वो तो एक उससे तो खैर यहाँ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत अच्छा साथी रहा और हर दुख सुख में शामिल रहा हमारे। मैं शुरुआत में कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जब मैं गिरने वाला था मान लो, तो उन्होंने उठाया। अच्छा। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सहयोग जो है वो हमारे एक मित्र हैं कलकत्ता के, रिजवान रशीद साहब है, वो भी हमारे चैनल का हिस्सा है। बहुत रॉयल आदमी है, बहुत ही हमारे ख़राब दिन पर वो आए और शुरुआती दौर में हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट करने में हमारे एक अजीज़ का साथ रहा है और चल भी रहा है लगातार। आसिम भाई का, वो हमारे यहाँ के ही मखदूमपुर के। और उसके बाद में हमारे एक मित्र हैं जो इस टाइम जो है कतर में है, शमाउद्दीन, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हौसला अफजाई करने में और भी चीज़ों में। इस तरीके से बहुत बड़ी फहरिस्त है। लेकिन जब मैं लखनऊ पहुंचा, धीरे धीरे 1.5 साल बाद उस शख्स से हमारी मुलाकात हुई। आप जान ही गए होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, सैयद कासिम साहब जी। उनका जब सहारा मिला तो हमको ये लगा कि हमको सिर्फ लोगों ने 5-6 साल तक ठगा है, लेकिन जब उनके साथ में गया तो लगा कि अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जब मैं उनके पास कोई कैंडिडेट लेके जाता या कुछ कहता कि अंकल ये देखिए किस तरह का है, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा ये गलत है, आप मेहनत करते हैं ये बहुत दूर तक जाएंगे, आप किसी की बातों में मत आइए। मैं 2022 के चुनाव में मैंने जिस तरह से मेहनत की, और एक निगाह में जब उन्होंने मुझे देखा, मैं उनको जानता नहीं था जी, बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब मैं उनको एक निगाह में मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझे देखा, तो फिर उनसे हमने बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जो है मेरे साथ काम करो, और तरीका मैं बताता हूँ। आज मैं इस ऑफिस में अगर बैठा हूँ तो उनके सहारे से, और जो रास्ता बताते हैं कि जो हिम्मत मतलब देने का काम किया, ये इंटरनल चीज़ें आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा बहुत, लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये एक सच्चाई है कि किस तरीके से मैं यहाँ के बैठा। देखिए, पैसों से आदमी कभी कभी मदद कर सकता है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो उसका सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, किसी न किसी मेरा सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसी मीडिया लाइन में जब आया, मैंने जब एंट्री की, तो यहाँ तक कि लोगों ने मेरी गड़ाही तक बैठा ली, जिसको गांव में कहते हैं। 7-8 लोग मेरे पीछे छोड़े गए। यहाँ तक कि मेरे ऊपर कंप्लेंट भी की गई कि ये फेक चैनल चलाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पवन भाई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देता है? क्या चैनल चलाने के लिए या जनता की आवाज़ उठाने के लिए चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है? क्या संविधान ने बात कही है? भाई आर्टिकल 14 कहता है मुझे बोलने पूरी आज़ादी है। मेरे साथ पत्रकारों का भी बहुत बड़ा पैनल था जिसने मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा करने की कोशिश की। अच्छा। जब मैंने उठने की कोशिश की तो उन्होंने दबाने की कोशिश की। मैंने कुछ वीडियोस उनकी उठा के डाल दी तो उन्होंने कॉपीराइट मार दिया। अच्छा। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसके अंदर जो है झूठ बोल के बताया भी नहीं क्या प्रोग्राम है। लेकिन जिस तरीके से मेरा
ये सफ़र रहा, एक दौर ऐसा आया कि मैं 6 महीने तक घर में बैठा रहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जो है निकलूं। लेकिन एक इसमें एक सबसे ये भी एक बहुत इंटरनल चीज़ है, लेकिन आपने कह दिया कि खुल के आप बोल सकते हैं। मैं जब वो दिन याद करता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि रात के 2 बजे थे, मैं तन्हाई में बैठा था। एक ऐसी बात जहन में आई लोगों के बारे में कि यार आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, कि कोई FIR की बात कर रहा है, कोई जो है मरवाने की बात कर रहा है, कोई पीछे घसीट रहा है। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि ऐसा करते हैं ना, जब हम दुनिया में रहेंगे और ना हमारे पीछे कोई पड़ेगा। यहाँ तक मेरा नंबर आ गया था। आपने जब इमोशनल स्टोरी की बात की, आपने जब कहा कि आप बोल सकते हैं, तब मैं बोल रहा हूँ। ये या तो मुझे पता है, या इससे पहले मेरे अल्लाह को पता था, या तो आज समाज जान जाएगा। अच्छा जी। नहीं तो कहते हैं कि इंसान को एक जरिया चाहिए, वो जरिया कासिम साहब बन गए जी। और जिस तरीके से मजबूती मिली है कासिम अंकल के उसमें, ये बहुत अलग चीज़ थी। कभी हमने अकेलापन नहीं महसूस किया लखनऊ में। मुझे ये लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इंसान है, मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला है कोई, मैं घर की तरह से हमारे। बिल्कुल, बेशक ये बात कही जा सकती है कि तमाम पैनलिस्ट या तमाम चैनल हैं वो अपनी बात करते हैं, और अगर आज हम अपनी बात कर रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ यही है कि कोई ना कोई हमें सहारा चाहिए। क्योंकि जिस मीडिया लाइन में हम लोग काम करने आए हैं वहाँ पे तमाम बटेर मौजूद हैं जो जिनके एक ज़माने से लोग चले आ रहे हैं साथ, मतलब एक रियासत चली आ रही है कह सकते हैं, चाहे वो उसके नाम के आगे चाहे मिश्रा हो या ठाकुर हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मगर जब कोई व्यक्ति अपना करने जाता है SC ST OBC या माइनॉरिटी का, तो उसको रोकने के लिए तमाम लोग सामने आते हैं। ये बात सच है। और सैयद कासिम जी का जो सहारा हमें भी मिला, बहुत ही दिलचस्प था कि किस तरीके से वीडियो के कंटेंट चलते हैं, किस तरीके से बात बदलती है, वो साफ साफ दिखाई। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी खबर फैक्ट सही है या गलत वो जनता तय करे, लोग नहीं कह सकते। ये बात सच्चाई है। दूसरी चीज़, सैयद कासिम जी की जो बात आपने की, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि सैयद कासिम तमाम चैनलों में काम कर चुके हैं। तमाम ऐसे पैनल्स हैं जिस पे बैठते हैं, जिस पे तमाम लोग बैठना चाहते हैं, आज भी उनको मौका नहीं मिला। मगर कई ऐसे पैनल हैं जिनको आज भी वो नज़रअंदाज करते हैं। ये आपको बता दें, याद दिला दें कि ये वो है, ये सैयद कासिम अंकल वो चीज़ है कि इनके कंटेंट को यूपी तक उठाता है। बिल्कुल, ये चीज़ लगभग लोग जानते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि इस कंटेंट पे आज ये चीज़ उठाओ, ये चीज़ जाएगी। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो दूरअंदेशी है, चाहे वो पॉलिटिकल के मामले में हो, चाहे वो चैनल के मामले में हो, चाहे वो किसी को पहचानने के मामले में हो, ये चीज़ इनके अंदर जो है वो गॉड गिफ्टेड है। ये चीज़ हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती। बिल्कुल, एक बड़ी काबिलियत का हिस्सा है इनके अंदर। बिल्कुल। एक बात मुझे ये पूछनी थी कि हिंद टुडे न्यूज़ जो आपने शुरू किया, तो क्या सोच के शुरू किया था उस वक्त? मतलब कि तमाम चैनल होते हैं, इसमें एक बात लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, गांव शहर से लेकर सत्ता तक। तो हम राजनीति, पहले गांव की बात कर लेते क्योंकि आप जिस गांव से हैं, और शहर आए और फिर सत्ता की बात आप कर रहे हैं। आपकी जो मतलब चैनल की हेडलाइन है, जो टैगलाइन है, वो साफ साफ आपका भी परिचय दे रही है। कैसे बताएंगे आप? देखिए, जो शुरुआत करते हैं गांव से। गांव के अंदर आप जानते हैं, आप भी गांव से आते होंगे, हम तो खैर गांव से आते हैं, अक्सर लोग गांव से आते हैं। गांव के अंदर समाज में दबे कुचले लोग बहुत हैं, उनकी बात को उठाया नहीं जाता है। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, यहाँ पे रमज़ान के महीने में एक घाघरा नदी में 5 लड़के डूब गए थे, एक साथ में नहाने के लिए गए थे। लड़के डूबे 1 बजे और वहाँ पर टीम पहुँचती है, अधिकारी पहुँचते हैं 4 बजे। मतलब NDRF की टीम, SDRF की टीम, कोई नहीं पहुँची। वहाँ पे चैनल भी मौजूद थे, लेकिन कोई उन लोगों की, उन मजलूमों की, उन बच्चों की, उन गाँव वालों की आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं या तो उनके अंदर पुलिस का डर रहा होगा, कहीं ना कहीं या तो सरकार का डर रहा होगा, कहीं ना कहीं या तो सत्ता का डर रहा होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ पवन भाई, मैं जब गया हूँ, मैंने रिपोर्टिंग कई एंगल से की। मेरे पैर में सिर्फ स्लीपर थी,
मैं लोअर पहने हुआ था, टी शर्ट पहने हुआ था, मेरी रिपोर्टिंग करने की कंडीशन भी वहाँ नहीं थी। लेकिन मैंने उस दिन देखा कि अगर समाज की बात को अगर आप उठाएंगे, कंटेंट को उठाएंगे, तो लोग आपका ड्रेस नहीं देखेंगे। आपकी पहचान आपके ड्रेस से नहीं होती है, आपकी पहचान आपके जूते से नहीं होती है। आपकी पहचान जो है वो आपकी काबिलियत से होती है, आपकी मेहनत से होती है, आपके लगाव से होती है, और आपके जो है आपकी मोहब्बतों से होती है, आपके काम से होती है। आज के ज़माने में किसी की शक्ल नहीं प्यारी। अब आते हैं सत्ता पर। हम राजधानी में बैठे हैं, जनता को, समाज को कहीं ना कहीं मीडिया से बड़ी उम्मीद होती है, और मीडिया का काम है सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो नाकामयाबियां उनको गिनाना। आज का मीडिया जो चैनल है 100 में से 95% सिर्फ सरकार की तारीफ करने के लिए बैठा है, वो विपक्ष की कमी निकाल रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप सरकार में हैं या फॉर एग्जांपल आप कोई बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, तो अगर ज़िले में कोई हादसा होगा तो हम आपसे पूछेंगे या कि जाके इंस्पेक्टर साहब से पूछेंगे? बिल्कुल भाई, ज़िले का कप्तान उसका जवाब देने वाला होता है ना। जैसे कि मैं याद दिला दूँ, हाथरस की जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी योगी जी की है, वहाँ के एसएसपी की है, या कि वहाँ के एक मामूली से सिपाही की है। तो मेरे कहने का मतलब है, जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाना ये हमारा काम है। ये हमने ठान लिया है कि मुझे चाहे पूरी ज़िंदगी इसके लिए संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ को उठाऊंगा, लोगों की बात को सत्ता तक ले जाऊंगा, और लोगों की पूरी लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। ठीक है। जो हिंद टुडे न्यूज़ आपने बनाया, तमाम विषयों पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो जो आपने घाघरा वाली बात कही उससे इंस्पायर होके आपने चैनल को बनाया। जी, मैं गलत हूँ तो बोलिएगा। उसके बाद लखनऊ आके, गांव कस्बे से लड़का आके शहर में कैसे सर्वाइव कर, जब तमाम चैनल रन कर रहे हो तो कितना मुश्किल होता है। देखिए, आपको बता दें कि हर इंसान में टैलेंट होता है। आपकी मैगजीन भी है? जी, मैगजीन का नाम हमारे जो है वो नाम हिंद टुडे के नाम से नहीं मिल पाई थी। हमारी मैगजीन का नाम गुलबहार चमन के नाम से वो मिली थी। आपको एक चीज़ हम बता दें कि चैनल की आपने बात की, यहाँ पे चैनल बहुत है, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी चैनल भी हैं, लेकिन आदमी भी तलाश रहा है पवन भाई कहीं ना कहीं कि हमारी बात को दिखाने वाला कौन, हमारी बात उठाने वाला कौन, ये मायने रखता है। जो TV9 भारतवर्ष जैसे चैनल, और भी अन्य चैनल में नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े बड़े कंटेंट उठाते हैं, व्यूज़ नहीं आते। लेकिन अगर किसी मुद्दे को राष्ट्रपति उठा दे, आप उठा दें, या और भी अदर चैनल है वो उठा दें, तो उसको जनता सुनती है। इस टाइम ट्रेंडिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चैनल का, कई चल रहे हैं लखनऊ में, आप जान रहे होंगे। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं समाज की बात को उठाते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। इसी वजह से कई बार इस तरह के पत्रकारों पर मुकदमा भी हो जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। और आपने जो यहाँ पे सवाल किया कि आप आए और यहाँ पे इस तरह से किया, मेरा ये मानना है कि आदमी को उतरता है मैदान में तो जीतता वही है जो सिकंदर होता है। सिकंदर वही बनेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर जुनून होगा, जज्बा होगा, मेहनत करने के बारे में, लगन के बारे में एक बड़ी उसके अंदर जो है एक दिलचस्पी होगी। तब आपने एक वो भी चलाया था ना, गांव जाकर एक वीडियो, हाँ, उस पे जो है गाँव की चौपाल, तो उस पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर हफ्ते या 15 दिन पे एक गांव चुनेंगे, उस गांव में हमारी पूरी टीम जाएगी, और वहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष प्रधान के हैं और जो मौजूदा प्रधान, जो BDC है, जो मेंबर, पूरा गांव इकट्ठा होगा, और हिंद टुडे न्यूज़ चैनल के माइक पर, हिंद टुडे पर वहाँ के नेता, मौजूदा प्रधान को जवाब देना होगा कि अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, गल्ला क्यों नहीं मिल रहा, जब सरकार दे रही तो आपको देने में परेशानी क्यों है, कॉलोनी क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल बात सही है। अगर आपको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी मिल रही है और दूसरा लोगों के द्वारा अगर आप चुने गए हैं तो उन कामों को देखते हैं। तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, कम 3 से 4 सरकारें तो होशो आवास में आपने देखी होंगी। इन सरकारों में सबसे बेहतर कौन सी लगी? देखिए, सरकार अगर अनुशासन की बात करें, हाँ, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ। ये तो खैर आज चैनल पे बात हो रही है, हम लोग जब अकेले में होते हैं, जब पैनल में बैठते हैं तो बात करते हैं आपस में कि सरकार अनुशासन में अगर किसी की रही है शुरू से लेकर अभी तक, तो BSP रही है, मायावती की रही है। हमने क्वालिटी देखी है मायावती सुप्रीमो के अंदर, बहन जी के अंदर, कि
उन्होंने कभी अनुशासन के साथ या पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं किया है। गद्दारों को उन्होंने उठा के इस तरह से फैला है। और पहला नेता हमने देखा है कि जिसने खुद अपनी ही पार्टी के मंत्री को मौजूदा सरकार में जेल में डाला। आपने कभी देखा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेता करप्ट हैं। कभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया? कभी आपने सपा में सुना कि सपा नहीं डाला हो? लेकिन मायावती जी ने स्वयं कॉन्फ्रेंस करते हुए डाला था और पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। कोई भी गद्दारी करता है जो कि पार्टी इस पोजीशन में उनकी है, उसके बाद भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है। गद्दारी तो बर्दाश्त है ही नहीं। इसीलिए हम एक चीज़ कहते हैं, आज भी आपको चीज़ और बता दें कि हमेशा दो चीज़ें, थोड़ा सा हमारी ये चीज़ यहाँ पे आपको हो सकता है कि अलग लगे, लेकिन मैं अपनी छोटी सी लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कितने गद्दार मुझे इस लाइफ में मिले। तो हो सकता है कि बहन जी के साथ बहुत पुराना उनका वो रहा है, पॉलिटिक्स में तजुर्बा रहा हो, तो वो भी पढ़ लेती हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि दोस्ती ख़ानदानी लोगों से करना चाहिए और कुत्ता नस्ली पालना चाहिए। और रिश्तेदारी तो एक अलग चीज़ है, उसके अंदर तो उतार चढ़ाव चला करता है, तरह तरह के लोग आते हैं। नहीं, हमने दोस्ती की बात कर दी, दुश्मनी की बात करने का बीच में एक और आता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी तो अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी अलग। और रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं कि एक ही रिश्ता लोगों से संबंध बनाए रखने का, एकजुटता बनाए रखने का, उसके लिए बहुत परीक्षाएं हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे दोस्त आए हैं और हैं कि अगर कुछ सुनने में आ जाए, जैसे हमारे दोस्त यहाँ डॉक्टर आसिफ साहब हैं, नकीब भाई हैं, आमिर भाई हैं, ये लोग हैं, ऐसे दोस्त हमारे इजहार भाई हैं, ये सब ऐसे दोस्त हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया या कुछ जो है किसी ने बुरा भला कह दिया, तो शायद हमसे पहले वो कूद पड़ेंगे। एक बात ये बता दीजिए, तमाम भोजन पोर्टल हैं, तमाम भोजन चैनल हैं जो काफ़ी संख्या में भीड़ रख लिए हैं और तमाम खबरें चलाने लगे हैं। राजपथ भाई सैयद कासिम और राजपथ भाई भारत हो गया, क्या कारण है वो सबसे अलग है आपके हिसाब से? राजपथ भाई सैयद कासिम और राजपथ भारत जो बाकी पोर्टल चैनल, देखिए हाँ, ये सवाल अब समझ में आया। इसमें ये चीज़ है कि मैंने इससे पहले भी कहा आपसे कि इनके जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो आप हों, चाहे गौरव हों या पूजा जी हों या कासिम अंकल हो, कोई भी हो, इन लोगों का काम करने की तरीका है वो चाटुकारिता का नहीं है। इनके अंदर लोग ये कहते हैं कि बीएसपी का चैनल है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि ये चैनल ऐसा है, मैं ये चीज़ ऑन कैमरा तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ कि ये लोग दबे लोगों की और दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, और जिनको लोग समाज में आज भी अछूत समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पलंग पर बैठने नहीं देते हैं, गिलास में पानी नहीं पीने देते हैं। आज भी आज ग्रामीण इलाके में जाइए तो ये वो चैनल है कि उन लोगों के बीच में जाता है, उनकी आवाज़ को उठाता है, उनके दर्द को सुनता है और उनकी परेशानी को सुनता है। ये वो जो है राजपथ भाई सैयद कासिम। क्या आपको एक चीज़ देखी होगी कि तमाम पैनल आए, बसपा की बात की, कोई बुराई नहीं की, मगर बसपा में जो चीज़ गलत लग रही है वो सैयद कासिम जी ने अपने प्लेटफॉर्म से कहा कि इस चीज़ को, किताबों का वजन भी कम हुआ, पैनल में चेंजेस हुए, आकाश आनंद की वापसी पुनः हो गई और आकाश आनंद को लेकर जो टिप्पणियां बन रही थी उस पर लगातार डिबेट करना, ये क्या आपको अलग? देखिए एक चीज़ बता दें आपको, पवन भैया पे बहुत साफ कर दें, बहन कुमारी मायावती जी का दिमाग इतना बड़ा नहीं है, बहुत भारी दिमाग है। शुरू में जब ये मामला हुआ था तो मैंने ये कहा था कि उन्होंने बीजेपी के डर से आकाश आनंद को बाहर नहीं किया है। इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है, ये चीज़ वही समझ सकती है। हो सकता है कि इसकी वजह से आकाश आनंद को बैठाल दिया हो कुछ दिन के लिए कि उपचुनाव में या और भी अदर जो प्रदेश में चुनाव हो तो उसके अंदर जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बना के या एक बड़ा चेहरा बना के उतारना है। ये भी वजह हो सकती हैं, या ये भी वजह हो सकती है कि पश्चिम में एक लहर मार के और आकाश आनंद को साइड में बैठाल दिया हो, क्योंकि उनका दिमाग खुद अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और पैनल में जो बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। ये तो एक बड़ी पॉलिटिक्स का मुद्दा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे कह दें, मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे मुझे ये क्लिप मेरी काट दीजिएगा अगर आपको ना लगे ठीक, अगर हजम ना हो रहा हो तो गोदी मीडिया को सिर्फ चाहिए लिफाफा। लिफाफा का मतलब ये है कि उसको छोटा सा कंटेंट चाहिए कि आज किसके खिलाफ जहर उगलना है। मुझे आप बताइए, गोदी मीडिया ने कभी विकास पे बात की हो,
कभी रोजगार पे बात डिबेट किया हो, कभी नौकरी पे डिबेट किया हो, कभी हर हफ्ते विश्वविद्यालय बनाने की बात की हो जिस पे मोदी जी ने कहा था, कभी वो कह दे, कभी 15 लाख पे उसने बात की हो, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं गुलामी। खालिद भाई, मैं उन पैनलों की बात ही नहीं करता, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की सोच थी। उसने कहा कि जिसको ख़त्म करना हो उसका डिस्कशन ही बंद कर दो। मैं यहाँ पे तमाम पोर्टलों की बात कर रहा हूँ जो आज सौदेबाजी कर रहे हैं, जो इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं कि कांची राम जी को कांग्रेस ने डेवलप किया और ये बर्दाश्त कर गए। तो कैसे देखते हैं इस बात को, कांची राम साहब की बात? देखिए, काशीराम जी की अगर बात की जाए तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को, इन सब पॉलिटिक्स को या इस आइडियोलॉजी को समझना ये छोटे मोटे पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है। ये होटलों में बैठ के चाय पीने वालों का काम नहीं है। ये पैनल में बैठ के जो है आपस में लड़ाने वाला, डिबेट करने वालों की बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको जो सीनियर है या जो वाकई में पॉलिटिकल एडिटर हैं, ढंग के जो वरिष्ठ लोग हैं, उसके बारे में वो मंथन करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के लोग इस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो खालिद भाई, क्या प्लान है आगे के चुनाव को लेकर? बाई इलेक्शन है, कैसे सोचते हैं कि बाई इलेक्शन में चुनाव क्या होगा? क्या भाजपा की लड़ाई इंडिया अलायंस से होगी कि इंडिया अलायंस भी अभी आपस में लड़ेगी और भाजपा में भी आपस में ही लड़ाई चल रहा है? कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है आपसी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो चल रही भाजपा में। साफ तौर पे योगी जी को देखा जाए तो लोग परेशान कर रहे हैं, ये हमारा खुद का मानना है निजी। क्योंकि योगी जी यूपी से आते हैं, योगी जी का एक जनाधार है, योगी जी के पास वोटर्स हैं, योगी जी के पास खुद का अपना एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। और जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनके पास देखा जाए तो ढंग का कोई डेलीगेशन नहीं है। जैसे योगी जी के ऊपर आरोप लगा कि यूपी हार गए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 30 टिकट ऐसे थे लगभग जो अमित शाह के कहने पे टिकट मिले। योगी जी मना कर रहे थे। मैं जितने टिकट में उनका नाम नहीं लूँगा, किसके किसके टिकट काटेंगे, क्या हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है अमित शाह का वो बड़ा इंटरफेयर रहा और इसी वजह से यूपी में योगी जी को करारी हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। बाकी आपने इंडिया अलायंस की बात की। तो मतलब आप कहना चाहते हैं भाजपा में आपसी अभी तालमेल बिगड़ चुका है चुनाव? हाँ, बताया यही जा रहा है कि आपसी तालमेल भी बिगड़ता दिख रहा है और जो बैठने के चेहरे से भी पता चल जाता है कि कौन किसका हमदर्द है, कौन नहीं है। मतलब खालिद मियाँ ये अपनी बात नहीं कर रहे, खालिद ने उन मियाँओं की बात कर रहे हैं जो आपस में चर्चा चल रही है। जी, चर्चा चल रही है, मैं उनकी में बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन, तो कुछ दिन नाम चर्चा में रहा योगी जी का, फिर जो है अमित शाह का। लेकिन मेरा मानना है कि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जनाधार नहीं है, योगी जी के पास जनाधार है। इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस का तो ये खेल है कि अभी वो लोग ऐलान किए हैं कि हम लोग आपस में मिल के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 27 में क्या होता है ये तो हो उनके। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आप ये बात कह रहे हैं, मगर एक चीज़ और भी सोचने की है कि जो इंडिया अलायंस जिस विषयों पे चुनाव लड़ी थी, अभी तक के वो अपनी उस पिच पे बैटिंग ही नहीं करी, वो हिंदुत्व पे आ गई। संविधान पे आप लड़े, बाबा साहब के विचारों पे आप लड़े, हर जगह मैनिफेस्टो संविधान आप बनाए रखे। ना रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ना अब युवाओं की नौकरी के लिए बात हो रही है, दूसरी शिक्षा की बात कर ले नहीं हो रही, आवास की भी बात नहीं हो रही, और लगातार जो हमले हो रहे हैं जो आए दिन दिख रहे हैं ना, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। सवाल ये रहा, विपक्ष कभी जो है साथ में वो लेके पहुंचती है, एक तस्वीर लेके पहुंचती है, और उसके बाद में जो कि ये भी पता है कि संविधान में किसी भी तरह की तस्वीर लेके जाना मना है। शायद ये जानबूझ के ले गए, जिस नेता ने हरकत की दुनिया जान रही है। नीट पे सिर्फ 2-3 बार बहस हुई है। ये भी एक सच है कि विपक्ष नीट पे बात करना चाह रहा है, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाह रही। लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ आपने यहाँ पे कह दी और ये दिख भी रहा है, विपक्ष संविधान को आगे लेके कूद रहा है, लेकिन विपक्ष ने अभी तक ढंग से न नौकरी की बात की है, न युवाओं के रोजगार की बात की है। इन सब मुद्दों से भी विपक्ष जो है बहुत दूर नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि विपक्ष कब तक इस पे जो है अड़ा रहेगा, आगे वो युवाओं की बात करेगा या नहीं करेगा, कि सिर्फ इसी पे बहस करके और पूरा टाइम बर्बाद कर देगा। इसका लोग जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं
और देख रहे हैं जो उनके वोटर्स हैं, उनको ये सहारा था कि विपक्ष जो है हमारा बहुत बड़ा सहारा बने। हमारे साथ एक खालिद मियाँ थे, उनसे बात हुई। खालिद मियाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम लोग इनको खालिद मियाँ करके फ़ोन ही किए करते हैं, हाँ मियाँ कहाँ हैं आप, तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और खालिद भाई का एक बहुत बड़ा चैनल है हिंद टुडे न्यूज़ जी, ये जो चैनल है इसको आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ।